इस मूवी की शुरू में दिखाते हैं कि सदियों पहले जादुई रहस्यों से भरे देश जापान में जहां सब सल्तनतों की हिफाजत उनके योद्धा करते हैं जिनको समुराई कहा जाता है। तो जापान के दो सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक सल्तनत जिसका नाम आको है, उस सल्तनत के राजा हसानो जंगल में एक लड़के को बेहोश देखते हैं जो किसी खुफिया जगह से भागता हुआ यहाँ आ पहुँचा है जिसका नाम काई है। राजा हसानो उस लड़के को अपने साथ ले जाता है और पूरे जापान के सबसे बड़े शहंशाह शोगुन की इजाजत से उसको अपनी सल्तनत में रहने दिया जाता है। वहाँ के लोग काई को आधी नस्ल वाला राक्षस और कुछ लोगों का कहना था कि उसको जंगल के राक्षसों ने पाला था और उसको हत्या करने की खतरनाक तालीम के साथ साथ अपनी खतरनाक शक्तियां भी दी थीं। क्योंकि काई के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था तो ये सब वहाँ के लोगों की बातें थीं। फिर अब अगले सीन में दिखाते हैं कि जापान के महाराजा शोगुन अपने शाही काफिले के साथ आको पहुँचते हैं क्योंकि आको के राज्य में उसके दुश्मन देश नकाटो राज्य के साथ एक प्रतियोगिता रखी गई है जिसमें दोनों सल्तनत के सबसे काबिल समुराई की लड़ाई होती है और जीतने वाले योद्धा के देश का समुराई सबसे महान माना जाता है। उसी शाही काफिले में काई एक लड़की को देखता है जिसको देखकर उसको कुछ शक होता है क्योंकि वो लड़की इंसानी भेष में छुपी एक चुड़ैल है जो खतरनाक जादू टोने की शक्ति रखती है। अब अगले दिन सुबह नकाटो सल्तनत के राजा अकीरा भी उस प्रतियोगिता के लिए अपना शाही काफिले के साथ आको पहुंचता है, जहां दिखाया जाता है कि अकीरा असल में शैतानी इरादे वाला इंसान है जिसकी नियत आको सल्तनत पे कब्जा करने के साथ साथ राजा असामो की बेटी मिका से जबरदस्ती शादी करने का है। और अकीरा के इस नापाक इरादे में वही चुड़ैल इसका साथ दे रही होती है जो अकीरा को ही अपना मालिक मानती है। तो फिर मुकाबले वाले दिन जब प्रतियोगिता की शुरुआत होती है तो वहाँ अकीरा का लाया हुआ योद्धा लड़ाई के लिए मैदान में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब राजा असामो का योद्धा मैदान में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तब अकीरा की भेजी गई चुड़ैल उसको जहर देकर अपने वश में कर लेती है। अब काई जो ये सब देख लेता है तो वो उस वक्त समुराई सूट पहनकर आको और राजा असामो की इज्जत बरकरार रखने के लिए मैदान में चुनौती के लिए चला जाता है। और मुकाबला शुरू होने के बाद दोनों की लड़ाई शुरू होती है जिसमें अकीरा का सिपाही जो कि बहुत जानदार और बहुत तगड़ा होता है वो काई को भारी टक्कर दे रहा होता है। वहीं काई भी उसका पूरा मुकाबला करता है जिसके बीच अचानक काई का समुराई कवच निकल जाता है जो देखकर शहंशाह शोगुन लड़ाई रुकवा देता है क्योंकि काई जो समुराई ना होने के बावजूद भी इस चुनौती में हिस्सा लेने की जुर्रत करता है तो इसकी सजा में उसको बहुत बुरी तरह पीटा जाता है। जिसके बाद दिखाते हैं कि वो चुड़ैल अपने मालिक के साथ मिलकर आको के राजा असामो को धोखे से मरवा कर आको पे कब्जा करने का प्लान बनाते हैं, जिसको पूरा करने के लिए वो चुड़ैल अपने जादू टोने और अकीरा के खून से खतरनाक वश में करने वाला जहर बनाती है जो एक मकड़ी के रूप में होता है। और देर रात को सोते हुए राजा असामो के कमरे में पहुंचकर धोखे से वो मकड़ी राजा असामो के ऊपर छोड़ देती है और उस मकड़ी के जहर के असर से राजा असामो नींद के अंदर ही उस चुड़ैल के वश में चला जाता है, जहाँ वो अपनी बेटी मीका के चीखने की आवाजें सुनता है। और जब उसको बचाने के लिए वो मीका तक पहुंचता है तो वहाँ देखता है कि अकीरा उसकी बेटी मीका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश में है। तो राजा असामो फौरन अपनी बेटी को बचाने के लिए उस पे वार करता है तो वहाँ असल में वो तलवार लेकर सोते हुए अकीरा के ऊपर वार कर देता है जो कि अकीरा की सोची समझी साजिश थी। और इस जुर्म के ऊपर शहंशाह शोगुन घर बुलाए मेहमान को जान से मारने के लिए राजा असामो को मौत की सजा देता है। लेकिन राजा असामो की देश के लिए की गई खिदमत के साथ अपनी और अपने लोगों की इज्जत बचाए रखने के लिए उसको अपनी मर्जी से इज्जत के साथ खुद की जान लेने का कहा जाता है। इस मौत को समुराई की मौत कहा जाता है जो जापान में बहुत ही इज्जत और शान की बात समझी जाती है कि आम कैदी की तरह फांसी देने के बजाय इज्जत की समुराई वाली मौत दी जाए जिसमें इंसान खुद चाकू से अपनी जान ले लेता है। ये फैसला सुनकर असामो फौरन अपने शहंशाह का हुक्म मानता है और अगले ही दिन सुबह अपनी मौत के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ वो अपने साथी समुराई और फौज के सेनापति ओइशी जो अपने मालिक असामो का बहुत करीबी और उसका वफादार समुराई भी है। तो राजा असामो अपने आखिरी वक्त में उसकी मदद का बोलता है। फिर जब असामो एक खंजर अपने पेट में घुसा देता है तो वहाँ ओइशी असामो की तकलीफ दूर करने के लिए उसको खत्म कर देता है। और अब आको के राजा असामो के खत्म हो जाने के बाद शहंशाह शोगुन अकीरा के बिछाए जाल के हिसाब से आको सल्तनत अकीरा को सौंप देता है और असामो की बेटी मीका जो असल में काई से प्यार करती है उसको अकीरा से शादी करने का फरमान जारी कर दिया जाता है कि शोक मनाने का 1 साल पूरा होने के बाद अकीरा और मीका की शादी करवाई जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ असामो के सारे समुराइयों को भी हुक्म दिया जाता है कि वो अपने मालिक असामो की जान का बदला नहीं लेंगे क्योंकि वो सारे समुराई जो अब रोनिन हो चुके हैं उन सबको आको से बाहर निकाल दिया जाता है और अकीरा ओइशी
ओइशी को अपनी चालाकी से काल कोठरी में कैद करवा देता है ताकि किसी भी बात का खतरा ना रहे। और वहीं काई को भी आको से दूर किसी शहर में गुलाम बनाकर बेच दिया जाता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि ये सब होने के 1 साल बाद जब अकीरा और मीका की शादी होने में 1 हफ्ता रह चुका था, तब ओइशी को भी काल कोठरी की कैद से बाहर निकालकर आजाद कर दिया जाता है, जिसको आको शहर के बाहर उसके परिवार के पास छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ ओइशी जो एक सच्चा और वफादार समुराई है, वो इस सब बेइज्जती और राजा असामो के धोखे से किए गए कत्ल का बदला लेने की ठान लेता है, ये जानते हुए भी कि शहंशाह शोगुन के फरमान की खिलाफ वर्जी होगी। लेकिन ओइशी उस वक्त अपनी जान से ज्यादा अपनी और अपने समुराई साथियों की इज्जत वापस पाने और अपना बदला पूरा करने के लिए अपने बेटे को उसके पुराने सारे समुराई साथियों को ढूंढकर इकट्ठा करने का बोलता है और खुद जाकर काई को ढूंढकर अपने साथ बदले में शामिल करने के लिए निकलता है। तो दिखाते हैं कि ओइशी जब उस शहर पहुंचता है जहां काई को बेच दिया गया था, वहां काई गैर कानूनी लड़ाइयां लड़कर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। तो ओइशी उससे बात करने के लिए काई का मुकाबला करता है और ओइशी को वहां देखकर काई उसके साथ कैद से भागता है और बिना किसी के हाथ आए बहुत आसानी से वहां से निकल जाता है। जिसके बाद ओइशी काई को लेकर अपने बाकी साथियों के पास पहुंचता है और वहां सबको आको के राजा असामो और अपनी खुद की बेइज्जती का बदला लेने के लिए अकीरा पे हमला करने का बोलता है, जिसके लिए ना तो उनके पास ज्यादा लोग थे ना तो हथियार। तो अब ये जानते हुए कि अकीरा के सिपाहियों ने सारे करीब के कस्बों और गाँव में कब्जा कर रखा है, तो उनको कहीं से भी हथियार मिलना मुमकिन नहीं था। ये सब देखते हुए काई हथियारों का इंतजाम करने के लिए पहली बार अपनी सच्चाई उन सबको बताता है कि वो उसी राक्षसों के जंगल टिंगू से भागकर यहाँ आया था और उस खतरनाक जंगल में जाकर हमें हथियार मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे लड़ाई और जान लेने की कला सिखाने वाले वही सब जादुई राक्षस हैं। और फिर काई सबको लेकर उसी जंगल के लिए निकल जाता है और उस जंगल के अंदर बनी एक गुफा तक पहुँचता है। वहाँ पे काई सिर्फ ओइशी को अपने साथ लेकर अंदर जाता है और बाकी सबको बाहर रुकने का बोलता है और अंदर जाते हुए ओइशी को ये समझाता है कि अंदर जाकर तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा, तो चाहे अंदर तुम कुछ भी देखो, कुछ भी महसूस करो, चाहे कितना ही खतरा तुम्हारे सामने आ जाए, तुम बस अपनी तलवार बाहर मत निकालना। ये बोलते हुए वो दोनों अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुछ अजीब जीव पीले रंग के कपड़ों में जमीन पे झुके हुए हैं और काई उसी गुफा के दूसरे हिस्से में जाता है जहाँ काई को उसका उस्ताद मिलता है, जिसने काई को अपनी जादुई तालीम दी थी। अब यहाँ काई दूसरी कोई बात किए बगैर अपने उस्ताद से हथियारों की मांग करता है, तो वहाँ उसका उस्ताद बोलता है कि ये सामने पड़ी तलवार अगर तुम मुझसे पहले उठा लो तो तुम्हें और तुम्हारे साथ आए सारे साथियों को जिंदा भी छोड़ दिया जाएगा और सबको हथियार भी दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ओइशी जो उन अजीब लोगों के बीच खड़ा था, अचानक उसको वहां ऐसा दिखना शुरू होता है कि उसके बाकी साथी भी गुफा के अंदर आ गए हैं और उन अजीब लोगों को देखकर उनमें से एक अपनी तलवार जैसे ही बाहर निकालता है तो वो सब जीव जाग जाते हैं और ओइशी के साथ आए उसके सारे साथियों को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सब देखकर भी ओइशी अपनी तलवार नहीं निकालता, जबकि ओइशी को बहुत ज्यादा बहकाया जा रहा था कि वो भी अपनी तलवार निकाल ले, लेकिन वो काई की बात माने रखता है और अपनी तलवार बाहर नहीं निकालता। वहीं दूसरी तरफ काई और उसके उस्ताद का तलवार तक पहले पहुंचने का मुकाबला शुरू होता है, जहां दोनों अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए तलवार तक पहुंचने की कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी काई उस तलवार तक पहले पहुंच जाता है और अपने ही उस्ताद को मात दे देता है। तो वादे के हिसाब से ओइशी का भी इम्तिहान खत्म हो जाता है, मतलब उसने जो सब देखा वो बस एक धोखा था और वादे के हिसाब से सबकी तलवारें भी उनको दे दी जाती हैं। फिर अब अगले सीन में दिखाते हैं कि काई, ओइशी और उसके 47 समुराई जो अकीरा पे हमला करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे होते हैं, तब उनको एक जगह से खबर मिलती है कि अकीरा और मीका की शादी के जश्न के लिए अकीरा ने मनोरंजन के लिए दूसरे देश से कुछ लोगों को बुलाया है। तो ओइशी काई के साथ उन मनोरंजन के लिए आने वाले लोगों के काफिले को बीच में रोक देते हैं और उनसे मदद की मांग करते हैं, जिसके बाद काई, ओइशी और उसके एक दो साथी उन नाचने गाने वालों के साथ मिलकर अकीरा के महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं और वहां जश्न और मनोरंजन शुरू कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ से बाकी के समुराई पहाड़ी रास्ते से उस महल के अंदर खामोशी से घुस जाते हैं और बहुत चालाकी के साथ एक एक करके पहरेदारी पे खड़े दुश्मन सिपाहियों को मारना शुरू करते हैं जो महल के चारों तरफ से नजर रखे हुए थे। और उस मंच पे ओइशी जो नकाब में वहां मनोरंजन के बहाने से अकीरा पे हमला करने का मौका देख रहा था कि जैसे ही उसके बाकी साथी सारे पहरेदारों को खत्म कर देंगे, तब अकीरा के करीब मौजूद ओइशी, काई और कुछ समुराई अकीरा के हिफाजती दस्ते को भी मार गिराएंगे। लेकिन जब एक समुराई टावर पे खड़े एक सिपाही से निपटने में थोड़ा सा चूक जाता है तो वो सिपाही फौरन तीर कमान निकालकर मंच पे मौजूद ओइशी को निशाना बनाकर तीर चला देता है। लेकिन इतने में वो सिपाही मार दिया जाता है। तब तक ओइशी जो अकीरा पे हमला करने बढ़ ही रहा था, तो वो तीर लग जाने की वजह से
चूक जाता है और ये हमला देखकर अकीरा का हिफाजती दस्ता फौरन अकीरा और मीका को हिफाजत से महल के अंदर ले जाते हैं और बाकी सारे दुश्मन सिपाही जो बहुत तादाद में ओइशी और उसके साथ 47 रोनिन को मार गिराने के लिए उन पे टूट पड़ते हैं। लेकिन वो सब लोग जो वहाँ खतरनाक जादुई तलवारों के साथ लड़ाई कर रहे थे वो हमला करने वाली पूरी सेना को भारी टक्कर दे रहे होते हैं और पास आने वाले हर दुश्मन को मार गिरा रहे होते हैं। वहीं काई मीका को ढूंढता हुआ उस तक पहुंच जाता है। इतने में वहाँ काई को रोकने के लिए वही चुड़ैल भी आ जाती है और दूसरी तरफ ओइशी अकीरा को मारने के लिए उसको भी ढूंढ लेता है और उसको खत्म करने के लिए उस पे खतरनाक हमला करना शुरू करता है। वहीं काई भी अकेले ही उस चुड़ैल से सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है। तो वो चुड़ैल एक खतरनाक ड्रैगन के रूप में आकर काई पे हमला करती है, लेकिन काई जो खुद ही एक खतरनाक लड़ाकू और जादुई शक्तियों का मालिक है वो उस चुड़ैल के किसी रूप से नहीं घबराता और उस ड्रैगन से लड़कर उसको भारी टक्कर देता है, जिसके चलते वो ड्रैगन काई को पीट कर थोड़ा दूर फेंकता है और मीका को देखकर उसको मारने बढ़ता है। तो काई इस बार फिर से अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मीका पे हमला होने से पहले ही उस ड्रैगन को अपनी तलवार से मार गिराता है, जो गिरने के बाद वापस अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है और मारी जाती है। वहीं दूसरी तरफ अकीरा और ओइशी की लड़ाई में ओइशी अकीरा को बहुत बुरी तरह मारता है और उसका सर धड़ से अलग करके महल के बाहर उसकी फौज के सामने ले आता है, जो देखकर उसकी फौज रुक जाती है और अपने हथियार गिराकर झुक जाती है। जिसके बाद ओइशी, काई और बाकी सब अकीरा का कटा सर लेकर वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उनके मालिक राजा असामो और उनकी बेइज्जतियों का बदला पूरा हो चुका था। लेकिन आखिर में शहंशाह शोगुन के फरमान की खिलाफ वर्जी करने पर शोगुन उन सबको मौत की सजा सुनाता है। लेकिन अपने राजा और अपनी इज्जत की इस लड़ाई को जीतने पे उन सब 47 रोनिन को भी समुराई वाली मौत का बोला जाता है। मतलब वो सब रोनिन इज्जत के साथ अपनी जान लेकर अपनी इज्जत बरकरार रख सके और शोगुन के हुक्म को पूरा करने के लिए वो सब रोनिन अपने रिवाज को पूरा करते हुए अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं और इज्जत की मौत अपना लेते हैं, जिसके साथ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।